मेरा इसी में दिशान मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है कि जो कमर्शियल डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसके लिए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इस तरीके के इदारे हैं, तो इसमें अटैक की क्या जस्टिफिकेशन है? जैसा अभी बर्नी सैंडर्स ने भी जो है रिसेंटली इसी हवाले से कहा है कि दुनिया जो है शिफ्ट मल्टी कल्चरलिज्म से मल्टीलेटरलिज्म से जो है यूनिलेटरल अटैक्स की वजह से शिफ्ट हो रही है कि जो पावरफुल है उसी की चलेगी और जो कमजोर है उसको जो है कोई कंफ्लिक्ट रिजोल्यूशन का जो है वो मौके उस तरीके से फराहम नहीं होंगे, उसको ओबे करना पड़ेगा। इसको किस तरीके से देखते हैं? हाँ नहीं, एक तो देखें ये जो पावरफुल जो कंट्रीज होती हैं जिसकी वजह से पावर होती है, कल भी मैंने बताया था कि व्हेन दे गेट अ चांस तो फिर वो अपनी जो उनके जो रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करते हैं। उसको किसी तरह कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा। अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रम्प का उनका क्लेम है कि 98 से पहले इवन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों उनको लाइक नहीं करते, वो हुगो चैवेज को, और ये जो अभी करंटली जो इनके प्रेसिडेंट थे अभी इन्हें अरेस्ट किया है उसको मदुरो को, तो उन्हें भी कोई जो है वो निकोलस मदुरो को उनको भी कोई पसंद नहीं करता, उनको एक डिक्टेटर की तरह देखते थे। मैंने खाली कहा एक हिस्ट्री बताई है कि कई लोगों ने बात की है क्यों अमेरिका ने अटैक करके उसको कहा है कि उनका ऑयल है। तो 98 से पहले अमेरिकन कंपनीज ने, ऑयल कंपनीज ने बहुत वहां पर इन्वेस्टमेंट करी थी, और उसके बाद जब 98 में इलेक्शन हुए और हुगो चैवेज वहां पर आए तो उन्होंने 180 डिग्री का ट्रैजेक्टरी पूरी चेंज की, और अमेरिकन कंपनी को छोड़ के उन्होंने चाइनीज और रशिया का उन्होंने रुख किया, और वो वहां से फिर उनकी डील्स होना शुरू हो गए। तो अब अमेरिका का इवन अंडर द रिपब्लिकन और अंडर द डेमोक्रेट्स ये क्लेम ही रहा है उनका कि ये वेनेजुएला का वहां पर जो ऑयल है वहां पर अमेरिकन कंपनीज ने जो है वहां पर एक हैवी इन्वेस्टमेंट करी थी, तो दे बिलोंग टू दैट। ऑफ कोर्स वहां पर उन्होंने एक अमेरिका ने वहां पर एक अटैक किया, उनके प्रेसिडेंट को एक गिरफ्तार किया। ये एक नॉर्मल वो नहीं है किसी भी कंट्री के ऊपर इस तरह आप जाकर जब अटैक करते हैं। लेकिन हम दोबारा आपके क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्या ये आगे आपने कहा कोलंबिया, मैक्सिको या आगे ईरान की तरफ जाएगा? तो साउथ अमेरिका का तो मैं एक दफा क्लियर कर दूं कि देखें अमेरिका प्रेसिडेंट जो कोई बिग कंट्री होती है वो तो कहीं पर भी किसी भी कंट्री के ऊपर एक अटैक या उसके ऊपर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो फुलफिल कर सकती है। पूरा पास के अंदर रशिया ये करता रहा है ये, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर अमेरिका की प्रेसिडेंसी में और अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सेप्ट दिस वेनेजुएला के बाद मुझे नहीं लग रहा वो कहीं पर भी इस तरह का कोई अटैक करेंगे। दूसरा वो ट्रूप्स ऑन ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे वहां पर। एक वेनेजुएला की एक करंट जो वाइस प्रेसिडेंट है उनकी वहां पे जो गवर्नमेंट है, आई थिंक उन्हीं के साथ एक डील होगी। एंड बिकॉज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प एंड हिज टीम ही अंडरस्टैंड के यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम किसी भी ट्रूप्स को जब भेजते हैं फिर कैजुअलिटीज होती है, फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि वो जो दूसरी कंट्री होती है वो आप अपनी कंट्री को ज्यादा बेहतर तरीके से समझती है। डिस्पाइट आपके पास जितना भी ऑयल हो, जितने भी ना आपके पास ऑयल है, गैस या आपकी पावर टेक्नोलॉजी इतनी भी अच्छी है, उसके बावजूद आप जब ट्रूप्स भेजते हैं आप तो फिर एक जो फाइट है वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है। लेकिन मुझे यहाँ पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से मेरा वापस सवाल थोड़ा सा उसी तरफ है कि यूएस ने जो है वो एडजुडिकेशन क्यों नहीं हुई, डिस्प्यूट को किसी इदारे से रिजॉल्व क्यों नहीं किया, बजाय इसके कि वो न्यूयॉर्क में एक दूसरी कंट्री के सदर को एक तरीके से किडनैप करके या कैप्चर करके अपने अदालत में जो है वो उसका केस चला रहे हैं। तो इसकी किस तरीके से इंटरनेशनल लॉ में जो है गुंजाइश आपको मिलती है? अच्छा, कल मैंने बता दिया था कि उनका एक जो डिस्प्यूट है जिस तरह मैंने कहा ना कि 98 से पहले भी वहां पर चल रहा है, और इसकी जस्टिफिकेशन तो इस तरह कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई नहीं दे सकता। ये हाँ अनयूजुअल किया गया है कि उनके प्रेसिडेंट को गिरफ्तार करके यहाँ पर फेडरल के कोर्ट में लेकर आया गया है, और यहाँ पर तो अमेरिका है, फेडरल कोर्ट से यहाँ पर, और उसके हिसाब से जो है ना उनका एक केस वो चलेगा, वो हम टाइम के बाद ही पता चलेगा। उसकी जस्टिफिकेशन यूएनओ वगैरह के अंदर कहीं इस तरह कुछ नहीं कोई कर सकता। और जहां तक इस चीज का है कि एक और ये है, एक और जेडी वेंस का भी एक स्टेटमेंट आया है, जो आज एक स्टेटमेंट आया है कि जो है मतलब उनका स्टेटमेंट ये है कि हम अपने हेमिस्फीयर में अपने रीजन में जो है वो रिसोर्सेस को किसी कम्युनिस्ट के हाथों जो है वो स्पॉइल नहीं करने दे अच्छा, नहीं दे सकते।
मैं हाँ हम क्वेश्चन का मैं तुम्हें क्लियर कर देते हैं आंसर, वरना एक क्वेश्चन से दूसरा क्वेश्चन इस तरह निकलता रहेगा। तो साउथ अमेरिका में तो किसी किस्म का मैं आगे कोई इस तरह का अटैक नहीं देख रहा। आई थिंक चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी साउथ अमेरिका में भी। और यहाँ पर एक सीखने लायक भी चीज़ है, ये क्यों किया गया, सर आपने कहा कि डिप्लोमेटिक तरीके इनको बहुत ऑफर किए गए थे। जब आपकी एक छोटी कंट्री होती है, उसके पास कोई एयर पावर नहीं है, तो आप इंटेलिजेंटली जो है डिप्लोमेसी करते हैं, बजाय इसके कि वहाँ के प्रेसिडेंट जो वेनेजुएला के, वो कुछ ना कुछ उनकी जो है ना कुछ इस तरह के रिमार्क्स आ रहे थे कि लाइक एक मॉकिंग टाइप के, और आप एक बिग कंट्री है, वहाँ के एक पावरफुल प्रेसिडेंट है, यू लाइक हिम और यू डोंट लाइक हिम, यू हैव टू प्ले डिप्लोमेटिकली स्मार्टली। और उन्होंने उस चीज़ को नहीं किया। उन्हें नवंबर में मेरे ख्याल से उन्हें एक ऑफर की गई थी कि वो थर्ड कंट्री में चले जाएं। तो मुझे लगता है कि तुर्की में चले जाए उनकी तरफ से एक फेलियर हुआ है। बट मैं इसको समराइज कर दूं, साउथ अमेरिका में कोलंबिया और दूसरी जो है वो मैक्सिको, जिस तरह आपने बताया, उसके ऊपर और भी दूसरी वहां पर स्टेट, और ग्रीनलैंड में वहां भी एक डिस्प्यूट है जो डेनमार्क के अंडर आता है, ग्रीनलैंड। नहीं, मैं उसमें बता रहा हूँ ना कि हम अभी तो खाली एक कि हम इसी चीज के ऊपर ही हम लोग रहते हैं, साउथ अमेरिका में रहते हैं। साउथ अमेरिका में इसके अलावा मैं आगे में नहीं देख रहा, बिकॉज देखें उनकी जो मागा की जो मूवमेंट है, उसका मतलब ही यही था कि पीस होगा और हम सिर्फ अमेरिका अपनी जो अपनी अमेरिका के जो बेनिफिट में रहेगा, हम सिर्फ वो चीजें करेंगे। फर्स्ट कंट्री फर्स्ट। तो जब कंट्री फर्स्ट होती है, जब जितनी भी आप पावरफुल कंट्री हो, आप जाके अपने ग्राउंड्स पर ट्रूप्स भेजेंगे, तो फिर मसले मसाइल आपके शुरू होंगे कि यहाँ पे भी इन्फ्लेशन का मसला है, यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बाइडन जिस किस्म का इन्फ्लेशन और जिस किस्म की मार्केट वो छोड़ के गए, तो उसको प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर भी एक बहुत ही बड़े बड़े उन्होंने एक्शन लेने। नेक्स्ट अभी मिड टर्म भी आने वाले हैं इस 2026 के अंदर, तो साउथ अमेरिका का प्रॉब्लम आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। एक मैसेज गया है, कार्टेल से वो परेशान थे प्रेसिडेंट ट्रम्प, उनकी टीम, तो उन्होंने उस चीज को, अमेरिका ने एक मैसेज दे दिया है कि दे डोंट वांट दिस काइंड ऑफ ड्रग माफिया, और जो यहाँ पर जो है कार्टेल जो है यहाँ पर सप्लाई होती रहे। मैंने कहा ना कि एक तीर से दो शिकार उन्होंने किए। ऑयल एंड गैस है, उन्हें वो भी मिल गया, और लोगों को भी, जो छोटी कंट्रीज हैं, स्मॉल कंट्रीज हैं, बिग कंट्रीज हैं, डिस्पाइट यू हैव अ एयर पावर और नॉट, अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक चीज पता चल गई, आप जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, यू नीड मिलिट्री एयर पावर, आपको जरूरत होती है। अगर हो भी उसके बावजूद भी आपको एक डिप्लोमेसी का एक रास्ता आपने लेना पड़ता है। साउथ अमेरिका का तो हो गया। इसके साथ आपने शायद उससे पूछा कि शायद वो इसके साथ ही शायद वो ग्रीनलैंड वगैरह में या ईरान के ऊपर तो वो वहां पर हमला नहीं कर। अच्छा, ईरान का ग्रीनलैंड का तो मैं बता दूं कि वो उसका तो बिल्कुल एक स्टेटमेंट मुख्तलिफ तरीके से आते रहेंगे, लेकिन इस तरह की कोई चीज आगे होने वाली नहीं है। ईरान का भी वहां पर एक डिस्प्यूट था, मसले मसाइल थे उनके, इजराइल के और ईरान के, वो सीज फायर वो हो गया है। देखिए, अब ईरान के वहां पर जो भी एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो गवर्नमेंट है, जो भी उसको नाम दे वहां पर, और लोग भी, दे हैव टू रीथिंक अगेन, क्या उन्होंने सारी जो लाइफ है, सारी जिंदगी है, क्या लड़ झगड़ कर ही रहते रहना है, फाइट ही करते रहनी है, और या फिर इसका एक डिप्लोमेटिक तरीके से। अब देखें, ऑयल एंड गैस ईरान में भी निकलता है, सऊदी अरब में भी निकलता है, दोनों प्रोड्यूस करते हैं, यूएई में भी निकलता है। लोग जो है, तरक्की कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर लोग जाना चाह रहे हैं, ईरान जाना चाह रहे हैं लोग, या सऊदी अरब या यूएई जाना चाहते हैं लोग, प्रॉपर्टीज कहाँ पर है, तो वहां पर है। तो इसका मतलब ये है कि आपने डिप्लोमेटिक तरीके से उस चीज को सही तरह से हैंडल नहीं किया। आपने सिर्फ लड़ते नहीं रहना होता, आपने कुछ ना कुछ एक मिडिल ग्राउंड कुछ इस तरह निकालना होता है एक टाइम। तो और क्योंकि आपकी जो जेनजी पॉपुलेशन है, या फिर जो फैमिली ओरिएंटेड जो लोग हैं, जो जॉब कर रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं जो लोग, देखें एक टाइम तक ना ये चीज ठीक लगती है, ऐसी सिचुएशन आती है, जिस तरह भी पाकिस्तान के में और कॉन्फ्लिक्ट में 2025 में एक पाकिस्तान की भी आवाम बिल्कुल एक इकट्ठी हो गई थी। लेकिन अगर ये इंडिया और पाकिस्तान ऑल द टाइम इसी वॉर के अंदर अगर वो लगे हैं, तो वो किसी भी तरीके से आपके लोकल, आपके इकोनॉमी डेवलपमेंट में नहीं जा सकेंगे। तो मैं इस चीज को, ईरान को भी सोचना चाहिए, उनके एस्टेब्लिशमेंट को, उनकी गवर्नमेंट को, दे हैव टू रीथिंक अगेन, और अपनी पॉलिसीज को देखें। डिप्लोमेसी क्या है, जब पाकिस्तान जैसी स्मॉल कंट्री जो है डिप्लोमेसी के अंदर
वो इतना आगे निकल गई है, वो चाइना के साथ भी जो देखें हम आपसे इक्विपमेंट भी ले रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी ले रहे हैं, सऊदी अरब से भी बात कर रहे हैं, और अमेरिका से F-16 भी ले रहे हैं, और यहाँ से अभी न्यू मिसाइल्स, अपग्रेडेड मिसाइल्स वो भी ले रहे हैं। सो पूरी दुनिया को सीखना चाहिए कि हमने साउथ अमेरिका को और ईरान को भी, छोटी कंट्रीज को भी, कि आपने बिग कंट्री है, उसके प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट टर्म इज द रियलिटी, राइट? एज आई सेड, ही इज एन ऑर्थोडॉक्स प्रेसिडेंट, ही इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, एंड ही इज नॉट अ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन। वो कल आके उन्होंने करने के बाद सारी चीजें सच बोल दिया था कि भाई हमें जो है ना वो ऑयल एंड गैस ही हमारा वो टारगेट था। तो लेकिन अगर कोई और प्रेसिडेंट होता तो शायद उसी इसको इधर उधर की वो बातें करता। तो अब वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, ही इज द प्रेसिडेंट, और आपको उनको ही लेके चलना है। तो मैं अगेन ईरान को और बाकी और भी कंट्रीज को, स्पेशली मैं ईरान का कहूंगा कि दे हैव टू रीथिंक, डिप्लोमेसी से ही जो है ना इन कंट्री आगे बढ़ेगी। इतना ऑयल प्रोड्यूस होता है, दे हैव टू कम अप विद द सॉल्यूशन। और आपने लड़ झगड़ने के बाद और ये फाइटिंग करने के बाद कुछ मिला नहीं है। और किसी भी बड़ी कंट्री के साथ, वो ठीक है कोई बड़ी कंट्री किसी छोटी कंट्री पर उसको अटैक नहीं करना चाहिए। मैंने कहा कि यूएस रशिया ये करता रहा है, उससे पहले पुराने टाइम पर चले जाएं। आपकी तो एक हिस्ट्री मिलती है पाकिस्तान की और इंडिया की, तो वहां पर महमूद गजनवी ने वो कितनी मरतबा जो है ईशान, इसमें दो पॉइंट मजीद निकलते हैं ना, कि उन्होंने डिप्लोमेसी वेनेजुएला ने नहीं की, तो यूएस ने अटैक किया और वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो पाया। तो जो भी आगे किया हमारे सामने है। इसी तरीके से जो है वो चाइना के बराबर ताइवान है, और ताइवान और उसके चाइना के अच्छे रिलेशन नहीं है, और रशिया और यूक्रेन है। तो अगर इस तरीके से जो है वो डिप्लोमेसी के फेलियर हो गए, तो दुनिया तो एक सेफर प्लेस नहीं रहेगी। जो पावरफुल होगा फिर वन एंड और अनदर, वो वैसी बात है कि वो एग्जीक्यूट करेगा अपने नेशनल इंटरेस्ट को। हाँ देखें, इसीलिए मैंने ना कहा था कि यूक्रेन का रशिया में, मैं ये नहीं कह रहा कि रशिया ने जो है ना वो अटैक नहीं किया, यूक्रेन ने स्टार्ट करी है वॉर, लेकिन यूक्रेन को चाहिए था, जब उसका एक बिग बॉर्डर वहां पर मिल रहा था रशिया के साथ, दे हैव टू प्ले डिप्लोमेटिकली। वहां पर उन्होंने ये वॉर जब स्टार्ट होने से पहले ही जो है ना, उन्हें, मुझे लगता है उनको बात काफी सारी जो चीजें हैं वो उसके ऊपर एग्री अगर कर जाते, वो शायद 2-3 बातों पर भी एग्री कर जाते कि हम नेटो को ज्वाइन नहीं करेंगे, एंड वी विल गो लाइक एज अ फ्रेंडली बॉर्डर। तो यूक्रेन का और रशिया का जो मसला है वो इतना आगे तक नहीं पहुंचता। तो ये देखें, जब भी आप ना स्मॉल कंट्री है, चाहे आपको एयर पावर है या नहीं, आप नहीं मॉरली, पॉलिटिक्स जो है ना दुनिया में, देखें अभी नहीं, अभी 500 साल पहले भी, सर मैंने कहा ना पाकिस्तान और इंडिया में महमूद गजनवी ने जो है ना कितनी मरतबा हमला कर दिया था। जो पावरफुल कंट्रीज होती हैं, पावरफुल लोग होते हैं, वो एक स्टेप लेंगे, ठीक है, आप इथिकली आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जो उस वक्त भी इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, इंटेलिजेंट जो कंट्रीज होती हैं, वो उसका कोई सॉल्यूशन निकालती हैं, अनलेस कोई बिल्कुल ही आपके ऊपर जो है ना एक बिल्कुल ही पागल हो जाए। और आप जो कि मुझे लगता है यूक्रेन के रशिया के केस में 3 साल पहले ही जो है ना यूक्रेन को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आप वीकर हो तो आपको ही सोचना चाहिए था कि हम प्रॉब्लम में आएंगे, हमें यूरोप नहीं बचाएगा, अमेरिका बचा भी लेगा। देखें अब आप वहां पे मिसाइल्स आ रहे हैं, अब अमेरिका आपको फंड दे देगा, आपको थोड़े बहुत जो है ना फ्यूल में इसमें हेल्प वो कर देगा, इक्विपमेंट में कर देगा, लेकिन आप के लोग तो आपके सेक्रीफाइस हो रहे हैं। तो मेरा इसमें बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें एक व्यू है कि आप ये तो इस वर्ल्ड में भी, और इससे पहले 500 साल पहले चले जाएं, 200 साल पहले चले जाएं, जो भी पावरफुल कंट्रीज होती हैं, जो भी पावरफुल कम्युनिटीज होती हैं, वो कुछ ना कुछ स्टेप लेती हैं, उसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो आपको इंटेलिजेंट तरीके से उनको डिप्लोमेटिकली उन्हें आगे तो बढ़ना इन तमाम तनाजुर में, तमाम कॉन्टेक्स्ट में आप यूएन का क्या रोल देखते हैं मल्टीलेटरलिज्म के लिहाज से, कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो वो जो इदारे हैं वो उसको डिसॉल्व करें, या जो है, क्योंकि देखें ये तो कंट्री टू कंट्री हो गया ना फिर कॉन्फ्लिक्ट। तो एक जो सेंट्रल इदारा है जिसके ऑलमोस्ट तमाम कंट्रीज के मेंबर्स हैं, तो उसका रोल आप कहाँ देखते हैं? यूएन ने आज तक कोई चीज रिजॉल्व की है? नहीं, मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। यूएन ने आज तक कुछ भी रिजॉल्व नहीं किया है। वहां पर सब लोगों की नौकरियां चल रही हैं। एक दफा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक सच बोल दिया था, इसको खत्म ही कर देना चाहिए। लेकिन ये एक सिंबॉलिक एक यूएन बनी हुई, ना इन्होंने कभी कश्मीर का, ना इन्होंने पैलेस्टीन का, ना और भी, और मुझे लगता है कि वो कभी होगा भी नहीं शायद ये।
ये एक सिंबॉलिकली मैंने कहा ना कि आते हैं चाय कॉफी वगैरह पी के चले जाते हैं, शायद उसी को उनका बजट ही कट कर दिया जाए और कहीं अच्छे काम में यूटिलाइज कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यूएन ने कुछ नहीं करना, और ना उन्होंने रशिया यूक्रेन के टाइम पर कुछ किया, तो उसको तो बिल्कुल एक यूजलेस डिस्कशन है, तो हम उसको साइड पर ही करना तो बेहतर है। ठीक है, और आप ग्रीनलैंड का भी जो है इस हवाले से भी कुछ जो है इस पे लाइट शेड करें कि नहीं, किस मैं तरीके से आप देखते हैं। आई डोंट सी एनीथिंग। मैं ना ग्रीनलैंड का मैं उसमें कोई इशू देख रहा हूँ, मैं साउथ अमेरिका का भी कोई इशू नहीं देख रहा, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प की और उनकी टीम के लिए देखें, यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी मागा की, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो इसको जस्टिफाई नहीं कर रही वेनेजुएला की, लेकिन इसका फिर भी दे नो दैट कैन एक सिंगल हैंडेडली कोऑपरेशन हुआ। आई थिंक मे बी वहाँ के लोगों ने कुछ ना कुछ कोऑपरेट किया। अब इसकी बहुत सारी जो है ना उसकी इंफॉर्मेशन डिटेल्स आएगी, लेकिन उसमें फिर भी एक उनका एक ये व्यू है कि दे स्टार्टेड दिस ऑपरेशन, और क्विकली हुआ वो, कुछ ही मिनट्स के अंदर जो है ना वो उसको अरेस्ट कर लिया। और यहाँ पर भी एक सीखने लायक चीज़ें देखें, वो रशिया के इक्विपमेंट लगे हुए थे वहाँ पर भी, S-3400 कुछ लगा हुआ था वहाँ पर, वो भी काम नहीं किया। वो जब पाकिस्तान ने हमला किया था यार इंडिया के ऊपर, तो तब भी वो रशिया के इक्विपमेंट ने वो काम नहीं किया था। वो काम जो है ना इस तरह करते भी नहीं है। और वो जो एक चीज़ हमने और देखी है, दुनिया को भी समझ लेना चाहिए, देखिए इनकी जो टेक्नोलॉजी वाइज ना, जो डिफेंस के मामले में दे आर सुपीरियर। आप इनकी जो टेक्नोलॉजी है, जो इनके पास जो इक्विपमेंट है अमेरिका के पास, एयर पावर हो, ग्राउंड पावर हो, आप या सी पावर हो, आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो वो मुझे तो लगता है कि इनकी जो डेल्टा फोर्स है वो तो बहुत ही एक इसी काम के लिए तैयार हुई, वो स्पेशल ऑपरेशन करते हैं। तो इक्विपमेंट भी जो बता रहा हूँ कि रशिया का वहाँ पर वो भी काम नहीं किया, और ये चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये मुझे लगता है एक बहुत ही ईज़ी तरीके से वेनेजुएला के प्रेसिडेंट वहाँ पे जो लोग हैं उसको सॉल्व कर सकते थे। और देखें, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एक स्मॉल कंट्री है पाकिस्तान, उसने अच्छे तरीके से डील किया, और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और यहाँ पर जो अमेरिकन हैं, और अब रशिया में भी, इवन रशिया के अंदर भी, लेकिन स्पेशली चाइना के अंदर भी इक्विपमेंट भी ले लिए, और अपनी एक डिप्लोमेसी के थ्रू उन्होंने अपना एक स्टेटस अपने एक सेट कर लिया, और अपने आप को जो है बिल्कुल सेफ भी कर लिया। ऑन कॉन्ट्रेरी, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, इंडियन ने गवर्नमेंट ने वहाँ पर 2025 में सीज फायर के बाद उसको एक्नॉलेज नहीं किया और चैलेंज ही कर दिया एक तरीके से इनडायरेक्टली। और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी कहा कि ही इज नॉट हैप्पी, और वो एक डिप्लोमेसी का उनका एक फेलियर है। तकरीबन जो है ना वो 50% का टैरिफ उनके ऊपर लगा है। $8 बिलियन से ज़्यादा जो है ना उनको उसका वो लूज हुआ है, और आगे भी वो लूज करेंगे। तो नुकसान किसको हुआ? नुकसान इंडिया को हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसलिए कहता हूँ कि अजीब अजीब चीज़ें मैं देख रहा था वहाँ पर इंडिया में भी। जयशंकर साहब हैं, उनकी आंखों से लेजर लाइट निकल रही है, वो बड़े तीर मार रहे हैं, बड़े ना ज़बरदस्त सख्त किस्म के ना वो जुमले कहते हैं। डिप्लोमेसी अगर इस तरह चल रही होती तो आप ये उस वक्त चीज़ें करते हैं जब आप कौन है, आप अमेरिका हो, आप रशिया हो। स्टिल पाकिस्तान में, इंडिया में, हम साउथ एशियन कंट्रीज हैं, दे आर स्टिल लाइक दे आर अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज। तो हाँ, उसका लेकिन जो इंडिया के जो लीडर्स हैं वो अपने आप को जो है वो एक ग्रोइंग पावर, ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर और एक मिनी सुपर पावर देखते हैं, तो वो अपने रीजन में उसी तरीके से हेजीमनी या अपना इन्फ्लुएंस चाहते तो हैं। देखिए फिर नुकसान उठाया ना उन्होंने। अगर आप इतनी पावरफुल होते तो आपने नुकसान उठाया। डिस्पाइट मैं कहता हूँ कि अगर आप ना पावरफुल नहीं भी हो भी, तब भी आपका एक अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से आप जो है वो चल सकते हैं। इवन चाइना भी देखें आप, इतनी पावरफुल कंट्री बट स्टिल अमेरिका से और लोगों के साथ जो है ना डिप्लोमेटिक तरीके से बात कर रहा है। इवन इंडिया से बात कर रहा है, हालांकि इंडिया के साथ भी उनकी एक वॉर है तो वो बात कर रहे हैं। सो anyways, so this happened. थैंक यू वेरी मच दिशान। दिशान, मेरे पास आपके हवाले से जो है एक और सवाल है, थोड़ा सा अनरिलेटेड है